हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेजोनेंट न्यूज। आज हम बात करेंगे कर्नल एस डिनी सर से, जो एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं, जिन्होंने इंडियन आर्मी में अपना अधिकतर वक्त बिताया है एलओसी और एलएसी पर। Colonel Shashidharan Dini recently retired as commanding officer of an infantry battalion stationed in Pangong-tso area in Ladakh, जहां पिछले साल भारत और चीन के बीच में मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था। सर ने कुछ समय कांगो में बिताया था एज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन मिशन इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। इन्होंने कश्मीर में कई बड़े ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है और ये राष्ट्रीय राइफल में भी सर्व कर चुके हैं। But he originally belongs to Rajput Regiment, which is one of the oldest infantry regiments of Indian Army. We are glad to have him on Resonant News, क्योंकि सर ने चाइनीज आर्मी से डायरेक्ट इंटरेक्ट किया है। हमने जानना चाहा पीएलए यानी चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में क्या अंतर है। जो चाइना के साथ में मेरा जो कांटेक्ट हुआ था या जो हम लोग थे, तो उस टाइम हम ये 2015 से 2017 में जब हम लोग पेंगोंग-त्सो जो इलाका है जहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहाँ पर दोनों सेनाएं हैं, और आज की तारीख में काफी ज्यादा न्यूज पे है, लेकिन उस टाइम पे उतना ज्यादा न्यूज पे नहीं था। तो वहां पर हम लोग थे और हमारा जो एरिया हमें दिया गया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए, तो उसके ऊपर हम लोग डिप्लॉयड थे और हमारे ऑपोजिट में चाइनीज थे। तो उस टाइम का जो माहौल था वो इस तरह से था कि हमारा जो एग्रीमेंट था, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट बोलते हैं, जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं, उसके मुताबिक जो है बातें होती थी। उस टाइम ये बात भी सच है कि उस टाइम पे भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी होते थे, क्योंकि हम आई एम श्योर आपके जो व्यूअर्स हैं उनको पता है कि कोई भी ऐसा दोनों देश के बीच में से कोई एग्रीमेंट नहीं है कि जिसमें बॉर्डर या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्लियरली डिमार्केट किया हो। वो एग्रीमेंट ही नहीं है। तो जब वो कोई एग्रीमेंट ही जब हमने उस पर नहीं पहुंच सकते, तो दोनों सेनाएं अपने अपने जो सोच के मुताबिक कि मेरा इलाका यहां तक है, उस सोच के मुताबिक वो पेट्रोलिंग करते हैं। जब पेट्रोलिंग करते हैं तो आमने सामने आते हैं और कई बार जो है वो झड़प होती है और कई बार उसके जो लेवल है वो ऊपर जाता है, कई बार उसको वहीं सुलझाया जाता है। तो हमारे टाइम पे भी कई बार झड़प हुआ था, मुक्काबाजी भी हुई थी, लेकिन वायलेंस जो है इस बार के जो जिस तरह का वायलेंस हुआ था उस तरह का नहीं हुआ था। तो जैसे ही इस तरह का जब झड़प होते हैं तो हमारा क्या एक मैकेनिज्म रहता है, बॉर्डर मीटिंग बुलाया जाता है और जिस कंट्री को पहले करते हैं तो उनके पास जाते हैं, वहां पर एक बॉर्डर हट है, मीटिंग हट है। तो ब्रॉडली वहां पर उस टाइम पे शांति था, लेकिन एक तनाव जरूर उस टाइम पे भी मुझे देखने को मिला था। और उस टाइम पे भी मुझे लगा था कि आने वाले टाइम पे ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ज्यादा हो सकता है, जितना उस लेवल से ज्यादा होने का संभावना है। So what is their body language? ये लोग how do they come across when you sit with them on a table and talk? देखो, सबसे पहली चीज तो मैं ये मानता हूँ कि वो भी एक प्रोफेशनल आर्मी है। मैं खुद एक प्रोफेशनल आर्मी में था। एज अ प्रोफेशनल सोल्जर आई हैव रेस्पेक्ट फॉर द प्रोफेशनल सोल्जर ऑपोजिट माय माय एरिया। और पीएलए है, वो भी एक प्रोफेशनल आर्मी है, लेकिन फर्क उतना सिर्फ ये है कि उनके साथ में एक पॉलिटिकल उनका जो मास्टर होता है या कमिश्नर होता है वो हमेशा रहते हैं उनके साथ में। हमारे साथ में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनका लाइक हर बार तो नहीं होता, लेकिन जब कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हमें पता चलता है कि यूनिफॉर्म पहन के ही कोई आता है, कोई काफी उनको रेस्पेक्ट मिलता है उसमें। तो वो हम समझ जाते हैं कि वो आर्मी के नहीं है, वो कई और के हैं, मतलब पॉलिटिकल कमिश्नर या उस तरह के लोग हैं, वो आते हैं वहां पर। लेकिन प्रोफेशनलिज्म में उनके, मैं ये नहीं बोलूंगा कि उनमें कोई कमी है। उनमें एक चीज जो हमारे ट्रूप्स में और उनके फर्क है कि हमारे ट्रूप्स थोड़ा से और फिजिकली फिट है, क्योंकि हम लोग क्या है कि वी आर यूज्ड टू हमारे जो कंडीशंस हैं उसमें, चाहे वो हाई ऑल्टीट्यूड हो और चाहे वो काउंटर इंसर्जेंस, हमने वी हैव बीन इन बैटल, हमने लड़ाई देखी है। चाइना का क्या प्रॉब्लम, उन्होंने कॉम्बैट नहीं देखा है। उन्होंने सिर्फ पीस टाइम सोल्जरिंग या बॉर्डर मैनेजमेंट इसी पे किया है। 79 में वियतनाम के युद्ध के बाद उनका कोई युद्ध भी नहीं हुआ है। लेकिन हमारा क्या, वी आर परपेचुअली इन वॉर। हम हमेशा ही, चाहे वो पाकिस्तान के साथ में लड़ाई चल रहा हो या कश्मीर में जो कॉम्बैट चल रहा है, तो उससे क्या होता है, एक आदमी एक बार जब एक्चुअल कॉम्बैट में चला जाता है तो वो एक्सपीरियंस है, वो कोई भी ब्लैक बोर्ड से या कोई भी किताब से नहीं मिल सकता है। तो ये फर्क हमारा। और जब हम हाई ऑल्टीट्यूड में रहते हैं, कोई सियाचिन में रहा है, कोई वैसे ही हाई ऑल्टीट्यूड में, जैसे कश्मीर में और भी जगह है जहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड रहता है, तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो सीनियर रैंक्स में जब आते हैं तो उसको पता होता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए।
और तीसरी चीज जो है, हमारे जो सैनिक हैं वो आम गांव से आते हैं, अच्छे हट्टे कट्टे लड़के होते हैं, उनके अंदर एक अपना एक देश जो राष्ट्र भावना होता है वो अलग होता है। और पीएलए में क्या प्रॉब्लम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनके एक राष्ट्र भावना नहीं है, लेकिन उनका पार्टी जो है वो जो सेना जो है पार्टी का है, राष्ट्र का नहीं है वहां। तो वो दैट इज द डिफरेंस। सो दैट डिफरेंस नेचुरली वो एक रहता ही है। लेकिन ये जरूर है कि उनका भी एक प्रोफेशनल है, आर्मी है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये फर्क मैंने देखा है, जब हम लोग स्टैंड टू अपना ये फेस ऑफ पे खड़े रहते हैं, कई बार क्या होता है 19-20 घंटे 24 घंटे भी चलता रहता है, तो वो लड़के हमारे बाहर खड़े रहते हैं। तो कई बार उसके बाद ये चाइना के जो सैनिक है वो आकर बोलते सर आप तो प्लीज चले जाओ, हमें जाने दो, क्योंकि हमें तो ऐसा मतलब आदत नहीं है, आप प्लीज या वो जाके अपने गाड़ी के अंदर बैठ जाएंगे, वो भी करते हैं कि वो दे हैव दैट एयर कंडीशनड काइंड ऑफ व्हीकल्स हैं, तो उसके अंदर जाकर बैठ जाएंगे, 2 या 3 लोगों को बाहर खड़ा करके रखेंगे जस्ट टू, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ना टूटे ऐसे खड़ा रहने के लिए। लेकिन हमारे लड़कों को इतने सारे प्रॉब्लम के बावजूद वो सैनिक खड़ा रहेगा, वो अपना अपना करता है। दैट इज द फर्क। तो मेंटली ऑल्सो और चाहे वो फिजिकली हो, हम उनसे इस चीज में अच्छे हैं टेक्नोलॉजिकली, और जो बाकी जो फैसिलिटीज है हो सकता है उनका थोड़ा सा और बेटर हो, बट इन सब चीजों में हमारे दूसरी चीज है उनके, हमारा जो जूनियर लीडरशिप है, यंग मेजर्स और कैप्टन के जो है, उनके अंदर भी वो ना बहुत ज्यादा क्लोज रहते हैं ट्रूप्स के साथ में, खासतौर पे जो इन्फेंट्री के होते हैं बहुत घुल मिल के रहते हैं। लेकिन उनके जो ऑफिसर्स हैं वो थोड़ा सा सीनियर लॉट पे आते हैं, क्योंकि जो बॉर्डर पे आते हैं वो इतना यंग ऑफिसर्स नहीं आते हैं, वो 10-12 साल सर्विस के लोग आते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम होता है। वो देखता है एक बच्चा टाइप कैप्टन साहब खड़ा है हमारे सामने, वो एनडीए से निकल के अभी 3-4 साल में ही आता है, तो वो बोलता है यार मैं इनसे बात नहीं कर सकती, है तो बहुत ही लाइक माय सन, तो उस तरह से बातें होती है। लेकिन ये जो यंग कैप्टन या मेजर है, ही इज एक्सपीरियंस्ड, उसने 3-4 साल अपना ट्रूप्स के साथ में रहा है, ट्रूप्स के साथ, उन ट्रूप्स को एक्चुअली पता होता है कि कैसे काम, तो दैट ऑफिसर मैन रिलेशन भी इंडियन आर्मी का आई थिंक इज बेटर। तो ये फर्क है इंडिया और इंडियन आर्मी और पीएलए में, वहां पर मैंने जो देखा है। शायद इन्हीं कमियों की वजह से चाइना अपनी आर्मी को कन्वेंशनल वॉर से बचा के रखती है। हमने इस पर सर से पूछा कि मल्टी डायमेंशनल वॉर क्या है और ये एक आम आदमी को कैसे इम्पैक्ट करती है। What is happening is that for a very long time we know that our adversary on the western side, Pakistan, has openly said that they want to bleed India through 1,000 cuts. So उससे क्या होता है कि हमेशा there's been a no war no peace scenario with Pakistan. Although in between there has been war, but yet in Kashmir, along the line of control with India Pakistan, जो line of control in Kashmir, and also within India, there have been multiple events in which bomb blasts have happened and such like things. So it has always been, there is neither a full-scale war, but never a peace with Pakistan. तो वो चलता रहा है हमेशा। लेकिन चाइना के साथ में हमारा 1962 वॉर के बाद there has been a relative peace रहा है, बॉर्डर एग्रीमेंट्स हुए हैं, although मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छे संबंध रहे, लेकिन फिर भी कोई लड़ाई जैसे हालत नहीं हुई है। लास्ट ईयर का ये जो गलवान वाला और ये जो लद्दाख का स्टैंड ऑफ हुआ है, वहां जाके एक फिजिकल कैजुअलिटीज जो है दोनों तरफ हुए हैं पहली बार, बिना एक जंग के अलावा एक बार पहली बार इंडिया और ऑफकोर्स 67 और उसके बाद में भी जो बीच बीच में जो झड़पें होती रहती वो हुआ था, बट नॉट एट दिस स्केल जिस स्केल में अभी हुआ है। तो अभी क्या हो रहा है, चाइना के साथ में भी हम क्लासिकल वो नो वॉर नो पीस की तरफ भी अगर नहीं बढ़ रहे हैं, बट फिर भी हम एक चीज हम देख सकते हैं कि भारत के अंदर कई एक ऐसे चीजें हो रहा है जो हम सोचते थे कि इट इज नॉट अपने आप में नहीं हो रहा है। और ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज की जो लड़ाई है वो सिर्फ बॉर्डर तक ही सीमित नहीं है। पहले भी लड़ाई माइंड में होता था लोगों के, अगर किसी को सुनजू और बाकी जैसे लोग बोलते थे, द अल्टीमेट एम इज टू फाइट विदाउट win without really fighting. Yeah, so that is kind of thing. So what now is happening is, because China wants to grow at a rate with only God knows in what speed it wants to establish itself in 2035, 2049 and such like milestones which they have given for themselves. So in that scheme of thing, they are not only with India but with many other countries. They also are engaging in multiple domains. So it is not only that along the borders, it is within India also that there is a cyber domain, there is a public perception domain, there is a media domain, there is a legal, and these three things are
acknowledged warfare of China, which is media or public opinion, legal warfare, and cyber warfare. So these are three things which China has already said that हम लोग का ये part of the thing, and this has been seen in many of them. It's seen in US also. US के साथ में भी वो अंदर करते हैं कि आप इस तरह का एक सिनारियो बनाया जाए जिसमें पब्लिक ओपिनियन इस तरह से बने कि स्टेट जो गवर्नमेंट है वो कोई एक्शन ही ना ले पाए। और अभी जो है दिस पर्टिकुलर वॉरफेयर, ये वॉरफेयर में जो आम जनता है उनके अंदर एक अनरेस्ट पैदा करें, उनके अंदर एक सिस्टम के अगेंस्ट एक होपलेसनेस पैदा करें। अगर होपलेसनेस होगा तो क्या होगा, ट्रस्ट जो है सिस्टम के ऊपर, वो ट्रस्ट धीरे धीरे मिटते जाएगा। और जब ट्रस्ट मिटते जाएगा, चाहे वो ट्रस्ट किसी एक चीज में नहीं होता है, ट्रस्ट होता है जुडिशरी के अंदर, ट्रस्ट होता है आर्म फोर्सेस के अंदर, ट्रस्ट होता है डेमोक्रेसी के अंदर, ट्रस्ट होता है इकोनॉमी के अंदर। तो इन सब चीजों में ट्रस्ट होता है, भाईचारा जो हमारा जो कम्युनल हार्मनी, इन सब चीजों में। अभी देखो, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज ओनली China who is doing this. Even our Western adversary, Pakistan, has always been doing it. That they are trying to exploit the fault lines in India, and that they find as a low-cost option. अगर आप आम जनता को उकसाया जाए और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें भारत के अंदर, तो चलो हमें उनको कोई सेना या किसी चीज की लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज है कि उनको किसी को कोई जवाब भी देना नहीं, भाई हमने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि इसका लिंक जो है वो कहीं पर भी आपका ऑफिशियल ट्रेल कभी नजर नहीं आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चीज जो है आज की तारीख में चल रहा है, लाइव है। और इसका उदाहरण आप चाहे वो सीए प्रोटेस्ट के टाइम पर भी देखा हमने कि इट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड। देयर वर पीपल हु वर ट्वीटिंग फ्रॉम यूएई में बैठ के, और सॉरी ओमान के जो प्रिंसेस एंड ऑल करके नाम करके, दे वर आई थिंक ओमान ओनली, तो वहां के उनके नाम पे you're right, UAE princess was trolled by Pakistanis with Indian ID. तो वो हाँ, और उसके बाद देन ये फार्मर्स प्रोटेस्ट देखो, फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी इट वाज इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर प्लेस इन इंडिया। भारत बहुत बड़ा देश है, लेकिन फार्मर प्रोटेस्ट हैज टेकन सेंटर स्टेज। और फार्मर प्रोटेस्ट के कितने ज्यादा क्लैशेस हुए हैं। और फार्मर प्रोटेस्ट में भी आपने रिलीजन एंगल भी आना शुरू हो गया, खालिस्तानी और ऐसे लोग भी उनके अंदर शामिल होकर दे आर आल्सो ट्राइंग टू प्रोपेगेट देयर आइडियोलॉजी। देन यू सी द लेटेस्ट व्हिच इज हैपनिंग नाउ विद द जो कम्युनल वायलेंस हुआ है इन बांग्लादेश, all these things, it doesn't happen on its own, it has to be somewhere। अभी लेटेस्ट आप देखो T20 मैच खत्म होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और कितना ज्यादा एक प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स के खिलाफ। और उसका अगर पूरा उसका जब रूट तक जाते हैं तो लोग बैठे हुए हैं कराची और बाकी जगह पे, वहां से ट्वीट कर रहे हैं। और ये हमने देखा था बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी। So this kind of thing is being that you create a scenario in which the common man feels that this country is in total unrest. There is total protest happening, and then the aim is to exploit that protest potential of the people. At this point, we would like to add an important point that Sir discussed with us during an off-camera conversation. सर ने हमें बताया कि एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के हिसाब से एक कंट्री की 3.5% पॉपुलेशन काफी है उस कंट्री में टर्मोइल कॉज करने के लिए। ओनली 3.5%। एंड हियर वी कंटिन्यू विद सर्स इंटरव्यू। अभी जो पाकिस्तान में भी जो टीएलपी है, उन्होंने भी पूरे पाकिस्तान को अपने घुटने पे लेकर पहले भी आए थे और अभी भी मुझे लग रहा है जिस तरह से। तो ये जो प्रोटेस्ट पोटेंशियल है लोगों का, वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो इस तरह के चीजें भी भारत में हो रहा है। तो हमें ये चीज को भी बड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि लड़ाई सिर्फ बॉर्डर्स में नहीं है, लड़ाई अंदर भी हो रहा है। और जो एक कोई ट्वीट करता है, कोई बिना जाने समझे व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करते हैं, सोचता हूँ कि मैं देश के लिए कर रहा हूँ या जो मैं अपने रिलीजन की कॉज में कर रहा हूँ, ये आप एक्चुअली उसके भाग बन रहे हो। अनजाने में, जाने अनजाने में आप उस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, उस हाइब्रिड वॉरफेयर का जो भाग है उसमें भाग बन रहे हो आप। और आप ऐड कर रहे हो सोसाइटी में फर्दर फियर, फर्दर एंगर, हेट्रेड, ये सब चीजों की। तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और आज की तारीख में सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि ये जो ग्रे जोन और ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर और ये सब चीजें, इनमें टर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत तगड़ी साजिश है इसके अंदर। एंड जो लोग इसके ऊपर बहुत बारीकी से देखते हैं उनको पता है कि ये कैसे हो रहा है। ये अपने आप में कहीं पर भी प्रोटेस्ट नहीं होता है, अपने आप में कहीं पर भी सडनली देयर इज अ फेक न्यूज व्हिच इज गोइंग, इस तरह से ऐसा नहीं होता है। इट इज बीइंग प्लांटेड। अभी देखो केरला में भी काफी सारी चीज ऐसे चलता रहता है। तो अपने आप नहीं होता है, इट इज प्लांटेड, इट इज प्लान्ड। तो ये सब चीजों के बारे में लोगों को उनको पता होना चाहिए। सर,
You also mentioned that China uses technology. That reminds me of the hypersonic missile test. And immediately after that, हम लोगों ने Agni 5 test किया और कल 1 ton laser bomb, laser guided bomb, ये test किया Sukhoi. How you perceive it, and if you can explain it to us. Okay. देखो लाइक ये जो अग्नि 5 का जो अभी जो हमने टेस्ट किया, वो एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन या स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग के तौर पे हम देख सकते हैं। मैं अभी आप पूछेंगे कि ये तो एक मिसाइल आपने फायर किया, हम करते रहते हैं, तो क्या फायदा है इसमें? इसका ये होता है कि भारत एक न्यूक्लियर स्टेट है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। हम लोगों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, इस तरह से हमारे पास एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बोलते हैं। और हमारा ये पॉलिसी है जिसमें कि हम नो फर्स्ट यूज का हम पहला हम नहीं यूज करेंगे। और इस तरह से चाइना के पास भी उन्होंने भी अपना नो फर्स्ट यूज उन्होंने रखा है कि वो दे विल आल्सो नॉट यूज फर्स्ट। और पाकिस्तान ने उल्टा रखा कि हम तो यूज करेंगे करके वो उन्होंने भी बोला है। सो इन दिस सिनेरियो इट इज वेरी दो चीजों का हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक होता है कैपेबिलिटी या क्षमता जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है इच्छा शक्ति या पॉलिटिकल इंटेंट जिसको बोलते हैं। पॉलिटिकल इंटेंट होता है एक। तो ये जो कैपेबिलिटी है वो एक रात में या एक साल में नहीं बनता है। कैपेबिलिटी को बनाने में आपको बहुत टाइम लगता है, 10 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं, तब जाकर। अभी यूएस जो सुपर पावर बना है पूरे के साथ, उसको एक साल में नहीं बना है, उसको टाइम लगा। चाइना जो बन रहा है टाइम लगता है। इच्छा शक्ति या जो नियत है वो कभी भी बदल सकता है। कोई एक पॉलिटिकल लीडर आ गया, उनका माइंड में कुछ और है, तो वो बोलेगा भाई बंद करो सब कुछ। कोई आकर बोलेगा कि भाई अभी और हमें करना है, तो दैट थिंग कैन चेंज। लेकिन पॉलिसी चेंज करते करते कैपेबिलिटी को चेंज करने में टाइम लगता है। तो ये जो अग्नि 5 का जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ये कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं कि हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम अग्नि 5 जो कि 5000 किलोमीटर तक फायर कर सकते हैं। 5000 मतलब चाइना का कोई भी एरिया कवर हो जाता है उसमें, यूरोप का कोई भी एरिया है वो कवर हो जाता है। तो अगर आप देखो, अगर हमारे अंदर ऐसी क्षमता है कि चाइना का कोई भी सिटी या कहीं पर भी कवर करने की क्षमता रहता है, तो वो एक डिटरेंट बनता है। डिटरेंट का मतलब ये होता है कि चाइना 2 बार नहीं 10 बार सोचेगा कि भाई अगर हम कुछ करेंगे तो इनके पास ये कैपेबिलिटी है, तो क्या हमें करना चाहिए? नहीं, उनके पास भी है। उनके पास तो 12,000 15,000 के आसपास उन्होंने किया। और जैसे आप बोल रहे थे अभी, जो हाइपरसोनिक है उसका भी उन्होंने टेस्ट किया है, तो मैं उसके भी बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस। तो ये 5000 किलोमीटर का है। और इसमें सबसे बड़ी अच्छी चीज जो हमारा है वो ये है कि हम इसमें रेल हेड से भी फायर कर सकते हैं या हम रोड से भी फायर कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक ट्रेन में इसको मिसाइल को लेके कहीं पर करना है और वहां से भी लॉन्च कर सकते हैं, या कहीं रोड, तो दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। फिर ये जो आईसीबीएम जो बोलते हैं या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, वो 5500 तक से शुरू होता है, बट दिस इज आल्सो 5000, सो इट इज नियरली दैट आईसीबीएम। तो इट्स अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, इट्स अ कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेटर। तो ये एक डिटरेंट की तरह एक्ट करता है। ये एक न्यूक्लियर हेड कैरी करने का है, और इसमें मल्टीपल वॉर हेड्स ले सकते हैं, मतलब एक ही में 2 या 3 वॉर हेड्स लेके जा सकते हैं। तो ये एक डिटरेंट बनता है, एक क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, तो उसकी के लिए। और इसका जो टाइमिंग है, आप इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये पहले से तैयार था, लेकिन अभी जो ये फायर किया है, ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने किया है। मतलब जो एक्चुअल यूजर्स हैं इसके, आपको पता होगा कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड भारत के न्यूक्लियर जो आर्सेनल है, उनका पूरा कमांड स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंदर आता है, जो डायरेक्टली एनएसए और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में आते हैं। तो वो उन्होंने अभी इसको टेस्ट किया है। दैट मींस इट इज फुल्ली फंक्शनल। तो इसके साथ में अगर हम ऐड करेंगे कि जो हमारा जो तीनों जो ट्रायड बोलते हैं, जिसको कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकते हैं, चाहे सबमरीन हो, चाहे लैंड हो, चाहे एयर हो, सो दैट मच मोर डिटरेंट वैल्यू हमारा बढ़ता है। तो ये मैं हमेशा जैसे बोलता हूं, ये युद्ध में जीतने के लिए नहीं है, ये युद्ध ना हो इसके लिए है। ये that is the first. This is not to, we are not a warmongers that we'll straight away go and this is to prevent war. To prevent war is what even if there is a conflict, there can be a mechanism to maintain it at that level. The threshold is not crossed. So these are deterrents for peace. I mean, this is for peace. This weapon is, all the people say it's mass, but it is for peace. That is what I'm trying to say. And your question of hypersonic, China has done a hypersonic thing, जिसमें कि जो स्पीड ऑफ साउंड के 5 या 25 गुना तक भी जा सकता है, तो वो उतना ज्यादा फास्ट होता है।
और दूसरा चीज जो है, जैसे नॉर्मल जो मिसाइल्स होते हैं वो एक पैराबोलिक शेप लेते हैं, मतलब यहाँ से लॉन्च करते हैं तो आपको पता है कि कहाँ जाएगा। हाइपरसोनिक में उनका वो है, दे कैन चेंज द डायरेक्शंस। तो उसको क्या होता है कि जो एंटी मिसाइल जो शील्ड होता है उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाइपरसोनिक में ये कैपेबिलिटी है कि वो मिड एयर में ही चेंज हो सकता है, और मिड एयर में भी वो टारगेट भी बदल सकते हैं, तो उतना ज्यादा उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चाइना ने, ऑल्दो उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, बट यूएस के सैटेलाइट्स और उन्होंने बोला कि भाई आपने किया है, और आई थिंक भारत, फ्रांस, यूएस, रशिया भी तकरीबन उस हाइपरसोनिक के आसपास है। आई थिंक इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स I think we also should be doing it. I am very confident of the ISRO and scientists. If they have done it before, there's no reason why we can't achieve that. So it's just a matter of time that we also will be having those hypersonic missiles with us. Thanks to Colonel Denise sir for speaking on so many different topics and enlightening us on them.